नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं धार्मिक वाला। खबरों पर गौर करें उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना की वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब रिजल्ट को लेकर बनी 13 सदस्यीय की कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा के लोग तृणमूल में आएंगे। मुकुल रॉय के पॉलिटिकल मूव्स को ऐसी ओर इशारा कर रहा है। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले में सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म का दर्जा खो गया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित कोयल मंडल के धने एजेंसी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों की माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। इसमें अब तक 6 माओवादी मारे जाने की खबरें मिली है। अब गौर करते हैं खबरों पर। कोरोना की वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब रिजल्ट के लेकर 13 सदस्यीय की कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी ने इस रिपोर्ट में सीबीएसई की 12वीं परीक्षा का मार्किंग क्राइटेरिया दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर छोड़े जाने पर विचार चल रहा है। सीबीएसई का 13वीं सदस्यीय की पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं की नंबर 30, 40 अनुमात छोड़कर रिजल्ट तैयार करने पर विचार कर रही है। इससे पहले 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के रिजल्ट फॉर्मूला लाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद बोर्ड ने 4 जून को 13 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया। इसे 14 जून को 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी। बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा के लोग तृणमूल में आ सकते हैं। मुकुल रॉय ने पॉलिटिकल मूव्स को ऐसी ओर इशारा कर रहा है। मुकुल लगातार भाजपा नेताओं और ऑर्गेनाइजर्स के संपर्क में है। साथ ही उन लोगों को कांटेक्ट में भी है जिन्होंने 4 साल भाजपा में रहते हुए भी तृणमूल में लाए थे। सूत्रों ने बताया कि रॉय खुद मानते हैं कि भाजपा नेताओं पर फोन पर बात कर रहे हैं। 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु के साथ तृणमूल में वापस लौट जाएंगे। ममता ने उनकी वापसी पर कहा था कि मुकुल को पार्टी में बड़ा रोल दिया जाएगा। बड़े शुभांशु ने मुकुल के प्लान और विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा से कम 20 से 25 विधायक और 2 सांसद तृणमूल में आ सकते हैं। उन्होंने कहा जो भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद किया, अब उसके जवाब देने का वक्त आ गया है। शुभांशु ने मुकुल के भाजपा के दौर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता तब दबाव में थे। इस दबाव का असर उनकी सेहत पर देखा जा सकता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, जबकि वे पहले ऐसा करते रहे थे। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा था कि तुम बीजापुर विधानसभा सीट से जीतोगे। उस दिन वो बेहद अपसेट थे, ऐसा उन्होंने बेटे ने कहा था। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले में सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है कि पुलिस के द्वारा मामले में पूरी तरह स्पष्ट किए जाने वाले बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कदम नहीं उठाया। पुलिस ने इस मामले पर मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, द वायर, सलमान निजामी, मसूद उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर आईएनसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नया आईटी नियम का पालन नहीं करने का ट्विटर को भारी पड़ गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। सरकार की ओर से 25 मई को लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद उसके खिलाफ एक एक्शन लिया गया है। यानी ट्विटर पर भी अब आईपीसी के कलम दर्ज होगा और पुलिस पूछताछ भी करेगी। इसके पहले ट्विटर ने मंगलवार को बताया कि उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइन के मुताबिक
अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट कर दिया है। इसकी डिटेल ट्विटर जल्द ही केंद्र सरकार को साझा करेगी। ट्विटर ने यह कदम तब उठाया जब सरकार ने उसे गाइडलाइन का पालन करने का आखिरी मौका दिया था। सरकार ने अपने नोटिस में ट्विटर से कहा था कि अगर वो गाइडलाइंस का पालन करने में नाकाम रहता है तो आईटी एक्ट के तहत जिम्मेदारी से मिलने वाली छूट को खो देगा। नए आईटी नियमों का पालन करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडियम प्लेटफॉर्म का दर्जा अब खो दिया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए खुद जिम्मेदार होगा। इस फैसले पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्विटर कानूनी आरक्षण हकदार है। हालांकि मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर ने 26 मई को लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा है। इसके बाद भी उन्हें काफ़ी मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन का न मानने का रास्ता चुना। दरअसल ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया। आईटी मंत्रालय की ओर से कही गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कानूनी आरक्षण अपने आप खत्म हो चुका है। कानूनी संरक्षण 25 मई से खत्म माना गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित कोयूर मंडल के घने एजेंसी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें अब तक 6 माओवादी मारे जाने की खबरें मिली है। इनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मारे गए माओवादियों में एक की पहचान डीसीएम कमांडर के तौर पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए लोग प्रतिबंधित ग्रुप सीपीआई माओवादी के सदस्य हैं। मुठभेड़ मामपा पुलिस थाना इलाके में थिगलमेट्टा गाँव में चल रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह एंटी नक्सल फोर्स ग्राउंड और विशेष दल के लोग इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग पर हमला किया गया। इनके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की गई। चिंतापल्ले में एसपी विद्यासागर के मुताबिक सुरक्षा बल की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ। इनके पास कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपाक क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। बुधवार को जिनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई, जो 4 घंटे तक चली थी। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी मौजूद थे। वार्ता से पहले दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को महाशक्ति बताया। हालांकि बाइडेन ने बैठक के बाद मीडिया से कहा नहीं बात की। वे मीडिया के साथ हाथ दिखाकर चले गए। बाद में उन्होंने कहा कि यह बातचीत आपसी भरोसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह आप अपने हित के मामले में है। फिलहाल मैं भरोसा करता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास महत्वपूर्ण साइबर क्षमता है और वो यह जानते हैं। अगर वे इन बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं तो हम जवाब देंगे। बाइडेन ने कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर वार्ता के बाद पुतिन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, हम नहीं मानते कि दोनों देशों के बीच कोई शत्रुता है। दोनों देश अपने अपने देशों के निष्कासित किए गए राजनीतिक वापस बुलाने की राजी हुई है। पुतिन ने कहा, रूस ने साइबर हमले में मुद्दे पर अमेरिका को विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। दोनों देश साइबर सुरक्षा पर बात करते लिए सहमत दिखे।
पुतिन ने बाइडेन के अनुभव राजनेता बताया। उन्होंने कहा, बाइडेन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अलग है। पुतिन से जेल में बंद उनके विरोधी एक्सेसी नेवलिन के बारे में भी पूछा गया। इस पर पुतिन ने कहा गया कि इस घटना निष्पक्ष रिपोर्टिंग हुई है। पुतिन ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष में यूक्रेन की नोटो का गठबंधन लौटने की चर्चा की है। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनने की परियोजना पर रोक लगने और उसका फंड वापस लेने के बाइडेन प्रशासन के फैसले के बीच अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर के इलाके का दौरा करने का फैसला किया है। वे 30 जून के टेक्सास गवर्नर के साथ इलाके का दौरा करेंगे। ट्रंप की तरफ से यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा, मैंने टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबार्ट का आमंत्रण स्वीकार किया है। एबार्ट ने प्रशासन अमेरिकी इतिहास में सबसे मजबूत सुरक्षित बॉर्डर विरासत में मिली है। कुछ ही हफ्तों में इसी आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको अमेरिकी बॉर्डर पर दीवार निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना का फास्ट ट्रैक स्टेटस खत्म करने का फैसला किया है। इस परियोजना को पर्यावरण के नियम दरकिनार करने की छूट मिली थी। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद दीवार के निर्माण पर रोक लगा दी थी। बजट और मैनेजमेंट ऑफिस को एक बयान दिया था। समूची दक्षिणी सीमा दीवार का निर्माण और अमेरिकी टैक्स पेयर्स अरबों डॉलर को खर्च करना समाधान नहीं है। ट्रंप ने कहा, बाइडेन और हैरिस ने हमारी सीमा का कंट्रोल अपराधियों को सौंप दिया है। या ड्रग डीलर, MS-13 गिरोही, मानव तस्करी वाले अपराधियों का स्वतंत्र शासन है। उन्होंने कहा, हमारा राष्ट्र अब एक जंगल है। खतरनाक अपराधियों की US अंदर आज़ादी दी जा रही है। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले मामूली बढ़त देखी गई। 67,256 नए पॉजिटिव केस मिले। 2,329 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 1,30,853 ठीक हो चुके हैं। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में एक्टिव यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी आई है। वे 8,21,392 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन देश में सिर्फ 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे रहे जहां नए संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों में ज़्यादा नहीं थी। इनमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दादरा नगर हवेली, दमन दीव शामिल है। बाकी 32 राज्यों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा रही है। कोरोना मुक्त गांव, शहर या फिर जिले का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन कॉफी रोड का नाम शायद सुना होगा। लेकिन इस प्रकार का रोड इंदौर के दिखाई देगा। लेटन चेराहा से झरियावाला चौराहा रोड के कोविसेक रोड अर्थात कोविड प्रोटोकॉल की मॉडल रोड के तौर पर विकसित करने की शुरुआत बुधवार से हो गई है। इसका शुभारंभ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर के तत्वाधान में शुरू किए गए अभियान के तहत हेल्प डेस्क भी लगाई गई है। यहाँ पर हर दुकान, मकान और संस्थाएं तक वैक्सीन पहुँचाने का रखा गया है। क्षेत्र के लोगों में 100% वैक्सीनेशन का होगा। यह खास बात तो यह है कि दुकानदार भी ग्राहकों के लिए वैक्सीन लगाने का आग्रह कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अध्यक्ष सतीश जोशी ने बताया कि कोविसेफ रोड मॉडल को विकसित करने के लिए पिछले 20 दिनों से काम चल रहा है। यहाँ पर एक टीम ने दुकान और प्रतिष्ठान में जाकर लोगों की जानकारी कलेक्ट की है। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस रोड में शुरुआत से बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन कर रहे हैं। यहाँ एक वैक्सीनेशन सेंटर, अभय प्रशाल और ड्राइविंग टेस्टिंग अपोलो स्क्राइब पास शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने भी एक सेंटर तैयार किया है जहां पर वैक्सीन को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न रहता है तो हल किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के सफाई सैनिटाइजर व्यवस्था की देखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ लगातार सर्वे कार्य भी किया जाएगा। पुलिस यातायात नियमों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा रही है। इसके साथ ही इस रोड पर अलग अलग गतिविधियों का भी आयोजित किया जाएगा।
कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक यह मुलाकात चली थी। प्रयासों में वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद राज्य के विषय को लेकर रेलवे, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री शावरचंद गहलोत और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने बताया, कोरोना के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। मध्य प्रदेश के पिछले 2 माह में राजस्व का नुकसान ज़्यादा हुआ है। पिछले साल जीडीपी में 5.5% तक लोन लेने की छूट मिली थी। इस साल घटकर 4.5 हो गई है। प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि विकास और अधोसंरचना के काम में रुसे, इसलिए यह छूट 5.5% की जाए। इस पर प्रधानमंत्री ने गंभीरता से विचार करने की बात कही गई थी। कोविड को नियंत्रणों के मध्य प्रदेश में बेहतर प्रयास किए गए, खासकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अच्छा काम किया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे आ गई है, लेकिन अब तीसरी लहर की संभावना को नियंत्रित कर सके, इसकी तैयारी के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश में 21 जून को वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि इनका हिस्सा लेंगे। इसमें रोड मैप के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर बात हुई थी, डीएपी कीमत पर बात हुई, लेकिन केंद्र ने सब्सिडी देकर नियंत्रित कर दिया है। मध्य प्रदेश में खाद की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश में मूंग की सरकार खरीदी को लेकर भी बात हुई थी। वक्त हो चुका है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी समेत खंडवा और मुनेरा में बुधवार को तेज बारिश हुई थी। इस मौसम में ठंडक धुल गई थी। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बताई थी। शहडोल विभाग जारी रही थी और बारिश की चेतावनी जारी की थी। वही ग्वालियर, सागर और इंदौर के मौसम सामान्य रहा था। राजधानी में बुधवार सुबह मौसम सामान्य था। शाम होते होते बादल छा गए थे। शाम करीब 5:30 तेज बारिश शुरू हुई थी। 15 मिनट में पूरा शहर तरबतर हो गया था। इस इलाके में पानी भी भर गया था। वहीं खंडवा में करीब 2 घंटे हुई लगातार बारिश के जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यहाँ खेतों में पानी भर गया था। मुरैना में भी रात करीब 6:30 में तेज बारिश हुई थी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि झारखंड में कम दबाव का सिस्टम बना है। इसी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश की संभावना है। इसके चलते रीवा, शहडोल संभाग जिले में तेज वर्षा हो सकती है। इसी सिस्टम के असर के कारण भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन संभाग और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की 20 किलोमीटर रफ्तार की हवा चलने का भी अनुमान बताया जा रहा है। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ झुरझर इसी इमारत को गुजरने के बाद खतरा पैदा हुआ है। पिछले सप्ताह मलाडोल मनवाणी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर पड़ी थी। इसके 11 लोग की मौत हुई थी। इस घटना के बाद MHADA ने मुंबई
21 सबसे खतरनाक जर्जरित इमारतों का लिस्ट जारी किया है। इन इमारतों में रहने वाले करीब 700 लोगों की जिंदगी खतरे में है। इनमें से चूना भट्टी टाटा नगर में स्थित 3 मंजिला इमारत भी शामिल है। अभी इसमें 45 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। पिछले 3 साल में बीएमसी ने इसे खतरनाक इमारत की श्रेणी में डाल दिया है, लेकिन यहाँ के लोग इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इमारत के हाल ऐसे है कि यहाँ कभी भी गिर सकती है। इसकी दशा बहुत खराब है। यह रहने वालों की रस्सी सहारे एक दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बिल्डिंग का स्लैब पूरी तरह से टूट गया है। सेफ्टी पोल के नाम पर बची है सिर्फ जंग लगी लोहे की रोड। यहाँ रहने वाले महेंद्र सदाशिव कांबले ने बताया, मैं यहाँ पिछले 65 साल से रह रहा हूँ। मेरा जन्म भी यहाँ हुआ है। अब यह इमारत जर्जर हो चुकी है। बीएमसी ने यहाँ लिस्ट जारी किया है। इसके लिए एक हिस्सा भी गिरा चुका है। इस इमारत के डर के कारण डाकिया, दूध वाला और अखबार वाला भी नहीं आता। अब सब कहते हैं इस इमारत में जाना मतलब मौत को दावत देने के समान है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इसको रिपेयरिंग करवा सके। बिल्डिंग का मामला अदालत में पेंडिंग है। कोरोना महामारी के दौर में लोगों की मदद कर रहे फरिश्ते की भूमिका नजर आ चुके अभिनेता सोनू सूद के नाम के साथ अब कोई विवाद भी जुड़ता नजर आ रहा है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि लोगों के लिए कोविड इलाज की दवाओं को खरीदी और आपूर्ति में सांस्थानिक कांग्रेस विधायक जिशाद सदीकी और अभिनेता सोनू सूद को भूमिका की जांच की जाए। अदालत ने कहा कि सेलिब्रिटी अपने आप को मसीहा की तरह पेश कर रहे थे, जबकि उन्होंने इस बात की भी पुष्टि नहीं की कि क्या दवाइयाँ नकली है या क्या उन पर अवैध तरीके से पहचान हुई है। सरकार यह भी पता लगा रही है कि देश में दवाओं की भारी किल्लत की इन देशों तक हवाई कैसे पहुंची। हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी को निपटने के लिए जरूरी दवा और संसाधनों का मैनेजमेंट से संबंधित अनेक मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करी थी। इसी दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों को इस बात की पड़ताल की नहीं जा सकी कि दवाएं नकली तो नहीं है, आपूर्ति वैध हो या नहीं। इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट BDR फाउंडेशन और उसके न्यासिकों के खिलाफ सिद्दीकी और रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति करने के लिए मुंजगांव महानगर अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि सोनू सूद को ये दवाई अलग अलग फार्मासी से भी मिली है। ये मामले की जांच चल रही है। BRTS पर प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज के डिजाइन का मामला विवाद में आ गया है। बुधवार को प्रभारी मंत्री मौजूदगी में हुई PWD अधिकारियों की बैठक में सांसद शंकर लालवानी की भड़क हो गई। एलिवेटेड ब्रिज की डिजाइन बदलने जाने की लालवानी के अधिकारियों की खरी खोटी सुनाई। बंगाली चौराहा फ्लाई ओवर ब्रिज की डिजाइन को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट PW के अधिकारियों के साथ रेसिडेंसी कोठरी पर बैठक बुलाई गई थी। इसे सांसद शंकर लालवानी BRTS पर प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज की डिजाइन बदल दिए जाने पर आपत्ति बताई। उन्होंने बैठक में ही अधिकारियों की खरी खोटी सुना दी। बाद में लालवानी ने खर्चा के बताया और PW अधिकारियों ने बिना जनप्रतिनिधि और किसी तकनीकी व्यक्ति से बात किए बगैर नक्शे में परिवर्तन कर दिया। इसके कारण वर्तमान में दिक्कत आ रही है। सांसद का कहना था यदि पुल निर्माण में मध्य भाग में पिलर आता है तो हादसे और यातायात की समस्या जल्द से जल्द खत्म हो सकती है। बंगाली चौराहे फ्लाई ओवर ब्रिज के डिजाइन को लेकर उठे सवाल से फिर प्रोजेक्ट अटक गया है। 120 किलोमीटर 2.5 लाख आबादी और यहाँ रोजाना गुजरने वाले के 2 लाख से ज़्यादा वाहनों के चालक 3 साल से यह ब्रिज पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अब फ्लाईओवर ब्रिज की डिजाइन बदली जाती है। इसकी लागत करीब 8 करोड़ रुपए की निर्माण से भी 6 महीने से अधिक लगेगी। यदि डिजाइन नहीं बदलते तो 5 साल में बीच हिस्सा ट्रैफिक इलाज छोटा पड़ेगा। पिलर खड़े होने के बाद मोड़ बनेगा जिससे रोज हादसे होंगे। सुरेंद्रनगर पुलिस ने अमरेली SP के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते और सूरत देवल सम्मेलन में जाकर मारने की धमकी देने का आरोप करनी सेना प्रमुख राज शेखावत को गिरफ्तार कर दिया है। अमरेली के लुवारा में हुई घटना को लेकर पहले चोटिला के सूरत देवल में काठी समाज की बैठक हुई थी।
करणी सेना प्रमुख राज शेखावत ने अमरेली के एसपी नीलिप रॉय को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह आरोप को सुरेंद्रनगर पुलिस अहमदाबाद के राज शेखावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लुवारा कांड की गूंज पूरे राज्य में होने के बाद छोटीला सूरत देवल में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें करणी सेना गुजरात अध्यक्ष राज शेखावत मौजूद रहे थे। सुरेंद्रनगर पुलिस चोटीला थाने में जानकर मारने की धमकी भी देकर मामला दर्ज कर राज शेखावत को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। करणी सेना प्रमुख की गिरफ्तारी की हवा फैल गई और बड़ी संख्या में करणी सेना नेता और युवा मौके पर पहुंच गए थे। राज शेखावत की गिरफ्तारी के बाद पहले चोटीला थाने लाया गया। चोटीला थाने पुलिस छापेमारी के लेकिन बाद सुरक्षा या किसी अन्य कारण राज शेखावत को चोटीला के बजाय सुरेंद्रनगर लाया गया। सुरेंद्रनगर पुलिस ने देर रात प्रेस वार्ता की गई। दूसरी रोज राज शेखावत की गिरफ्तारी करणी सेना सरकार के खिलाफ आक्रोश फैल गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने राज शेखावत को दबाने के लिए करीब 3-4 महीने पहले गलत तरीके से मामला दर्ज किया था। उन्होंने यह भी कहा कि राज शेखावत को तत्काल रिहा किया गया। यह घटना असर आगामी विधानसभा चुनाव को होगा। सरकार को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा करणी सैनिकों का कहना है। गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के चोटीला तहसील के अंदर नया सूरत देवड़ गांव है। वहाँ पे राजेंद्र सिंह उर्फे राज श्रवण सिंह शेखावत जो अहमदाबाद में रहते हैं, उसने गुजरात के ही एक डिस्ट्रिक्ट अमरेली डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक नीलिप राय साहब और उसके पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध में बहुत विभत्स शब्द से उसकी बातचीत की थी और उसको जान से मारने की भी धमकी दी थी। उनको जाहिर में लटका देने की, इस तरह से कई शब्द ऐसे प्रयोग किए थे कि जो उचित भी नहीं है और कायदे से विरुद्ध भी हैं। उसके विरुद्ध में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में चोटीला पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है और आज उसको अहमदाबाद से सुरेंद्रनगर पुलिस ने पुलिस कस्टडी में लिया है। किस दिशा में कार्यवाही चल रही है? अभी उसको अरेस्ट करके उसकी पूछपरछ करेंगे, बाद में आगे उसकी। खबरों में सिर्फ इतना ही। अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।